सो नाउ गाइस, अब स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट NH3 NH4 प्लस NO2 प्लस NO3 माइनस, ये कुछ फेमस मॉलिक्यूल्स हैं, कॉम्प्लेक्स केटायंस हैं, जिनके स्ट्रक्चर्स, ज्योमेट्रीज के ऊपर हम बात करेंगे। PCl5, then O3, SF6, SF4, then ClF3, BrF5, XeF2, XeF4, XeF6, XeOF4, XeO3, ये मेन स्ट्रक्चर्स हैं, इनके ऊपर हम बात करेंगे। इनसे काफी बार क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं और चांसेस हैं कि आगे भी पूछे जाएं। देखिए, तो सबसे पहले अमोनिया। देखिए, नाउ NH3 अमोनिया, तो मैं सीधे स्ट्रक्चर्स बनाता हूं, आप देखिए। N सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ने बॉन्ड बनाया और एक लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, तो कुल मिलाकर 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, टोटल 4 से हाइब्रिडाइजेशन sp3। ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, नाम पे गौर करना, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। शेप जो आएगा, शेप वो लोन पेयर को हटाते हुए आता है, तो लोन पेयर को हटाते हुए अगर आप देखेंगे तो शेप जो होगा वो पिरामिडल होगा। तो ध्यान रखिए, ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन से बिल्कुल लिंक्ड होती है, शेप लोन पेयर को छिपा देने के बाद मिलता है। सिमिलरली अगर हमसे कहा जाए NH4 प्लस, तो नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये रहे 4 इलेक्ट्रॉन्स, और प्लस है, इसका मतलब एक कम हो गया, राइट? 5 होते हैं, एक कम हो गया, प्लस लग गया, और ये NH4 का स्ट्रक्चर है। सिग्मा बॉन्ड देखे जाएं तो 1 2 3 4, यहां पे भी हाइब्रिडाइजेशन 4 सिग्मा बॉन्ड से sp3 आएगी, टेट्राहेड्रल ही होगा। लेकिन इस बार क्योंकि लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं है, तो शेप का कोई बात नहीं है, यहां पे सीधा आप ज्योमेट्री ही बोल सकते हैं, ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। कोई आपसे बोलता है शेप भी बताइए, तो शेप इज आल्सो टेट्राहेड्रल, सेम ही रहने वाले हैं दोनों, क्योंकि शेप का एग्जिस्टेंस तब होता है जब जनरली लोन पेयर्स होते हैं। ओके, एक बहुत फेमस क्वेश्चन वो ये है कि यहां पे और यहां पे अगर हम बॉन्ड एंगल देखें तो इस केस में बॉन्ड एंगल जो होता है वो 107 डिग्री, जबकि यहां पे अगर आप बॉन्ड एंगल देखें तो 109 डिग्री 28 मिनट्स। क्वेश्चन अराइज कि ऊपर बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम क्यों हो गया जबकि हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो आंसर आपके पास होगा VACPR थ्योरी के हिसाब से इस जगह पर काम कर रहा है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा कम हो जाता है, जबकि यहां पे उस टाइप का रिपल्शन प्रेजेंट नहीं है। करेक्ट, ये फर्स्ट केस। सेकंड, अब हम लेते हैं NO2 एंड NO3। नाउ NO2, N डबल बॉन्ड O, राइट? वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है 4, और पॉजिटिव कह रहे हैं मतलब एक चला गया, और 2 लोन पेयर तो इसके ऊपर होते ही है। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ NO2। फाइन, NO2 के स्ट्रक्चर की बात करें तो सिग्मा सिग्मा पाई पाई, 2 सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन sp आएगी, ज्योमेट्री लीनियर होगी और शेप भी लीनियर ही होना है क्योंकि सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं है, और इस पे प्लस साइन तो आएगा ही आएगा क्योंकि वैलेंस शेल में 5 होते हैं, यहाँ पे 4 ही नजर आ रहे हैं, राइट? तो ये इसकी इंफॉर्मेशन पूरी हो गई, दैट इज NO2 प्लस। अब हमें बनाना है NO2 माइनस। NO2 माइनस, जब एक तो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, एक माइनस आपको लाना है, नाइट्रोजन NO2 माइनस कह रहे हैं, माइनस मतलब जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसी पे माइनस आता है, तो माइनस वाला ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से बनता है हमेशा, तो एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगा दिया, 3 है। अब मैं यहाँ डबल लगा देता हूं तो गड़बड़ हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑक्टेट एक्सपेंड नाइट्रोजन का हो नहीं सकता, तो मजबूरी है कि आपको यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन को जोड़ना होगा, और सिंगल बॉन्ड से जब आप ऑक्सीजन को जोड़ते हैं तो उसमें हमेशा नेगेटिव साइन होता है। अब क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 2 3 4, यानी कि इस पे प्लस साइन आएगा क्योंकि वैलेंस शेल में 5 होते हैं, यहाँ पे 4 ही नजर आ रहे हैं। स्ट्रक्चर जस्टिफाइड, सिग्मा बॉन्ड अगर आप लगाएं तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड से हाइब्रिडाइजेशन बैठेगी sp2, ज्योमेट्री होती है प्लेनर, ट्राई एंगुलर, और शेप
कुछ भी नहीं, सेम ही रहने वाला है, प्लेनर ट्रायंगुलर ही, क्योंकि सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर जब आते हैं तब शेप दिया जाता है। तो इन दोनों का कंपैरिजन आपके सामने है, राइट। कभी कभी इनसे पूछ रहे थे बॉन्ड ऑर्डर क्या है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो आपको परमानेंट 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, तो इस केस में बॉन्ड ऑर्डर NO के बीच में 2 है। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा NO के बीच में बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो यहाँ पे NO के बीच में एक बॉन्ड तो इसके बीच में भी है, इसके बीच में भी है, इसके बीच में भी, और एक डबल बॉन्ड है, 3 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो 1 + 1/3, तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1.33। फाइन, यहां पे बॉन्ड ऑर्डर 2 है, यहां पे बॉन्ड ऑर्डर 1.33 है। बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। इसका मतलब यह है कि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी और यहां पे कंपैरेटिवली बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। तो ध्यान रखें, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, शेप, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, इन पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट लेते हैं PCl5। नेक्स्ट इज PCl5। PCl5 को यदि हम बनाएं तो फास्फोरस की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 5। पांचों से हम एक एक Cl जोड़ देते हैं, ये लीजिए PCl5 तैयार। और क्योंकि फास्फोरस अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, दैट इज PCl5। फाइन, अगर आप इसका शेप देखना चाहें तो ये देखिए, इसको आप ज्योमेट्री अगर देना चाहें तो इसको आप ज्योमेट्री में कह सकते हैं ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। फाइन, यहां पे ये जो बॉन्ड है ये एक्सियल बॉन्ड है और ये जो बॉन्ड है ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है। और हमेशा ध्यान रखें, एक्सक्लूसिव क्वेश्चन है ये, एक्सियल बॉन्ड्स जो होते हैं वो हमेशा इक्वेटोरियल बॉन्ड से हमेशा लेंथ में बड़े होते हैं। बॉन्ड लेंथ जो लेंथ होती है वो एक्सियल बॉन्ड्स की हमेशा इक्वेटोरियल बॉन्ड से बड़ी होती है, क्योंकि एक्सियल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 90 डिग्री पर 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड से रिपल्शन फील करते हैं। तो 3 से ये रिपल्शन फील कर रहे हैं इसलिए एक्सपेंड हो जाता है, ये भी 3 90 से रिपल्शन फील कर रहा है इसीलिए ये बॉन्ड लंबे हो जाते हैं। इक्वेटोरियल से अगर 90 पे देखोगे तो 2 ही बॉन्ड्स हैं, इसलिए ये बॉन्ड इनसे उतना रिपल्शन फील नहीं करता जितना कि ये वाला बॉन्ड इन 3 90 से रिपल्शन फील करता है। दैट्स व्हाई एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड से थोड़े लंबे होते हैं। दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, PCl5। फाइन, नाउ अब अगर हम बात करें SF4 की, तो पहले आप दिमाग लगा लीजिए, सल्फर की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 जुड़ने का काम कर रहे हैं, तो एक लोन पेयर यहां बचेगा, यहां पे शेप भी आएगा, ज्योमेट्री भी आएगी। तो हम यहां पे अगर देखें तो 4 सिग्मा बॉन्ड्स फ्लोरीन के कारण आएंगे और एक लोन पेयर, टोटल हो गया 5। 5 से अगर आप कोई भी शेप बनाएं तो अभी आप पहले भी बना चुके हैं, यही वाला जो यहां पे था, तो S। अब आपको एक जगह पर लोन पेयर लगाना है। रूल गाइस ये होता है कि हमेशा लोन पेयर आप इक्वेटोरियल पे छोड़ेंगे, दैट इज द रूल, राइट। तो ये इक्वेटोरियल पे हमने एक लोन पेयर छोड़ दिया, रेस्ट फ्लोरीन लगा दिया, तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ SF4। ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो ज्योमेट्री इज सेम, दैट इज देयर ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं इसलिए पूरा नहीं लिख रहा, क्योंकि इट्स क्विक रिवीजन, यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं थोड़े टाइम में आपको बहुत ज्यादा देना चाह रहा हूं, दैट्स व्हाई। सो ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। फाइन, शेप, अगर आप शेप की बात करें, शेप, तो शेप में लोन पेयर को अगर आप छुपाएं तो आपको सीसॉ नजर आएगा, राइट। ये सीसॉ है, राइट। इसको अगर आप छुपा लें तो ये जो ग्रीन वाला है इसको मैं यू लिख देता हूं और ये जो व्हाइट वाली लाइन है यू, तो ये सीसॉ आपको नजर आएगा। तो जो शेप होगा दैट इज सीसॉ, ठीक है। नाउ इसके बाद यदि हम बात करें तो ये पूछा जाता है कि क्या SF4 में सारे बॉन्ड्स एक जैसे होते हैं? आंसर इज नो। 2 एक्सियल अलग होते हैं, 2 इक्वेटोरियल अलग होते हैं। तो यहां पे 2 एक्सियल बॉन्ड है और यहां पे 2 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है SF4 में क्या सारे बॉन्ड लेंथ एक जैसी होती है? नहीं, 2 इक्वेटोरियल अलग होते हैं, 2 एक्सियल अलग होते हैं। एक्सियल एलोंगेटेड होते हैं, इक्वेटोरियल कंपैरेटिवली एक्सियल थोड़े से छोटे होते हैं। तो ये इस पे एक फेमस क्वेश्चन बनता है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। नाउ इसके बाद यदि हम बात करें तो SF6 वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 के 6 फ्लोरीन से जुड़ गए, 6 सिग्मा बॉन्ड आएंगे, 6 सिग्मा बॉन्ड से हाइब्रिडाइजेशन जो आएगी वो sp3d2, यहां पे जो आई थी वो sp3d थी। अब sp3d2 में जो ज्योमेट्री होती है वो तो सीधा ध्यान रखिए, ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल, जिसे हम स्क्वायर बाई पिरामिडल भी कहते हैं। फाइन, sp3d2, तो इसमें तो ज्यादा कुछ कहना नहीं है, शेप आएगा नहीं क्योंकि लोन पेयर ही नहीं है सेंट्रल एटम पे, चारों तरफ से बॉन्ड जुड़ जाएंगे, तो ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर बाय पिरामिडल, sp3d2। शेप अगर शो करना चाहें तो आप इस तरीके से शो कर दीजिए, एग्जाम में अगर करना पड़े बीच में लगाइए सल्फर, चारों तरफ लगा दीजिए आप फ्लोरीन। फाइन, तो SF6 भी आपका तैयार। यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे बात करते हैं ओजोन की, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। ऑक्सीजन, O2 मॉलिक्यूल तो ये होता ही है, O3
बनाना है, ऑक्टेट अपना एक्सपेंड कर नहीं सकता ऑक्सीजन, तो हम एक लोन पेयर जो होता है वो दूसरे ऑक्सीजन के साथ शेयर हो जाता है। ये लीजिए, तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। इसमें इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8 और इसके भी 8। जब ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर सकता है तो फिर ये भी कर सकता है, रेजोनेंस तो है ही गाइस, राइट। तो दोनों स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो एक्चुअली हाइब्रिड क्या बनाओगे, हाइब्रिड आप यू बनाओगे और इसको यू शो कर सकते हैं, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन गया। फाइन। तो आपसे पूछा जाता है कि ओजोन के अंदर जो दोनों साइड की जो बॉन्ड लेंथ होती है क्या वो सेम होती है? आंसर इज यस। ऐसा नहीं कहेंगे कि ये बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है बॉन्ड लेंथ कम है और ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा है बॉन्ड ऑर्डर कम है, ऐसा नहीं। दोनों साइड पर बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ सेम होती है। क्वेश्चन अराइज कितनी होती है, तो दोनों साइड पर देखा जाए तो एक बॉन्ड तो है ही है और एक डबल 2 में बट रहा है, तो एक डबल अगर 2 में बट रहा है तो आंसर विल बी 1.5। ओके, हाइब्रिडाइजेशन अगर इसके लिए कोई आपसे पूछता है तो सिग्मा, पाई, सिग्मा और एक लोन पेयर, यानी 2 सिग्मा और एक लोन पेयर, टोटल 3 से sp2। फाइन। ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन से फिक्स्ड होती है एंड ज्योमेट्री इज प्लेनर ट्रायंगुलर ज्योमेट्री, राइट। लेकिन शेप, अगर आप शेप की बात करो, शेप, तो इसको आप लोन पेयर को हटा दो तो केवल इस चीज को आप नजर करें तो दैट इज बेंड। दूसरा नाम वी शेप, तीसरा नाम एंगुलर, ये आप नाम दे सकते हैं। आई होप गाइज बात समझ में आ रही होगी अच्छे से। ओके नाउ, तो अगर हम देखें जरा ऊपर एक बार, तो हमने NH3, NH4, NO2, NO3 माइनस, BCl5, O3, SF6, SF4 हमने देख लिया है। ठीक है, हम आगे चलते हैं थोड़ा सा और। नाउ अब यहां देखिए कुछ स्ट्रक्चर्स और हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। ये बहुत फेमस है गाइस, ध्यान रखें, ClF3, इसको BrF3 भी दे देते हैं, सेम ही चीज बनेगी, BrF3। ऐसा क्वेश्चन आया, बहुत फेमस है, बहुत बार आया है। आप ध्यान रखें, Cl की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 फ्लोरीन से जुड़ रहे हैं, तो मतलब बचे कितने? 4 से पेयर कितने बनेंगे? 2। ये मैंने 2 पेयर बना दिए, सेम वही चीज यहां पे भी होगी। अब 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, टोटल कितना आ रहा है? 5 से हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3d। अब sp3d होती है तो वो अभी मैं आपको बता चुका हूं sp3d को बनाने का तरीका, यही बताया था मैंने अभी आपको। यूं और एक लाइन यूं खींच दीजिए, सेंटर में क्या लगेगा? Cl। ओके, और ये 3 ये। अब मैंने आपसे हमेशा कहा है कि लोन पेयर पहले इक्विटोरियल पोजीशन पे ही छोड़ते हैं, तो लोन पेयर छोड़ देते हैं। कितने? 2 लोन पेयर छोड़ने, 2 लोन पेयर आप छोड़ दीजिए। इक्विटोरियल पोजीशन जैसे आपकी मर्जी आए वो ले लीजिए, कहीं पे भी ले लीजिए, मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए कि जिससे शेप सीधा आपको नजर आए ऐसे कर रहा हूँ। नाउ Cl, अब यहाँ पे भी F, यहाँ पे भी F और यहाँ पे भी F। आई होप आपको बहुत अच्छे से शेप नजर आ रहा होगा, बहुत ही अच्छे से। तो ज्योमेट्री तो वही रहने वाली है, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। यस नो गाइस, डन। नाउ शेप की यदि हम बात करें, शेप तो लोन पेयर को छुपा लेते हैं, बाकी की बात करते हैं तो दैट इज टी शेप। आई होप क्लियर, फाइन। नाउ सिमिलरली इसी सीरीज में एक और होता है, दैट इज BrF5। इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, एक बार एग्जाम में आ चुका है, बट बनाना तो आना चाहिए। ब्रोमीन हैलोजन है, वैलेंस शेल में 7, 5 फ्लोरीन से जुड़ रहे हैं, तो बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, एक पेयर बन गया, एक पेयर और 5 सिग्मा, टोटल 6 से sp3d2। sp3d2 में जो ज्योमेट्री आती है वो ऑक्टाहेड्रल आती है, लेकिन s एक जगह पे लोन पेयर छोड़ना है, छोड़ दीजिए, यहाँ पे कहीं पे भी छोड़ दें, एक ही चीज बनती है। पर अभी मॉडल यूज करके समझाने जितना टाइम नहीं है, बाकी हाँ आप कहीं पे भी रखेंगे सेम चीज ही आएगी। ज्योमेट्री आपके सामने, दैट इज ऑक्टाहेड्रल एंड शेप विल बी, इसको छुपा दें तो स्क्वायर, एक ही पिरामिड बनेगा, तो स्क्वायर बाय पिरामिडल की जगह स्क्वायर पिरामिडल। ओके, आई होप ये बात भी क्लियर हो गई होगी। नाउ अब हम आते हैं नोबल गैसेस के कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स के ऊपर। नाउ उनमें अगर हम देखें तो हम सबसे पहले बात करते हैं XeF2 के ऊपर, ज़ेनॉन। आप खुद सोचिए, ज़ेनॉन एक नोबल गैस है, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैसे नोबल गैसेस कंपाउंड नहीं बनाती रूम टेम्परेचर पर, ये काफी विग्रस या काफी कंट्रोल कंडीशन में बनाए हुए कंपाउंड्स हैं। फाइन। तो ज़ेनॉन की वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 में से 2 फ्लोरीन से जुड़ने का काम कर रहे हैं। बच कितने गए? बच गए 6, 1 2 3 4 5 6 बच गए। फाइन। अब आपसे वही शेप, ज्योमेट्री, एंगल्स। फाइन। यहां पे अगर आप देखें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आने वाली है? 3 लोन पेयर और 2 सिग्मा, टोटल 5 sp3d। अब sp3d की ज्योमेट्री में बार बार नहीं बोलूंगा, मैं बोल चुका हूं, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। मैं आपके सामने वो ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल बना देता हूं, समझने के लिए आसान होगा। अब इसके अंदर अगर हम लगा दें ज़ेनॉन
और लोन पेयर हैं 3, तो ट्रिक आपको पकड़ में आ गई, हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे दो, बाकी फ्लोरीन ऊपर नीचे। तो मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत आएगी, आप साफ समझ गए होंगे। ज्योमेट्री भले ही ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल है लेकिन शेप लीनियर ही होगा। ओके, तो एग्जाम में आप दोनों बातें लिख के आए तो अच्छी बात है। और अगर एक ही चूज करना पड़े आपको, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है और उसमें ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल भी लिखा हुआ है और ये भी लिखा हुआ है और शेप बोल रहे हैं, इन केस शेप बोल रहे हैं, तो आप कभी गलती मत करना, शेप में हमेशा लीनियर ही आएगा। हाँ, अगर वो ज्योमेट्री बोल रहे हैं, ज्योमेट्री, तो फिर ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल आएगा। ये चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। नाउ XZF4 की बात करते हैं, तो लोन पेयर 2 ही आएंगे क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लोरीन से जुड़ने का काम कर रहे हैं, बच गए 4, 2 पेयर, 4 लोन पेयर और 2 टोटल 6 से sp3d2। शेप की अगर हम बात, पहले हम ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री आप जानते हैं, ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। शेप क्या होगा, शेप ऑक्टाहेड्रल पे 2 लोन पेयर लगाने, ये रहा आपका ऑक्टाहेड्रल, 2 लोन पेयर आप लगा दीजिए, ज़ेनॉन आप बीच में ले लीजिए और यहां पे भी लोन पेयर, यहां पे भी लोन पेयर, बाकी 4 क्या आ गए, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। फाइन, तो ये शेप को आप क्या कहेंगे, शेप को आप कहेंगे स्क्वायर प्लेनर। फाइन, तो XZF4 आ गया। हम बात करते हैं XZF6 की, इस बार एक ही लोन पेयर रहेगा क्योंकि 6 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे फ्लोरीन से, 7 8 टोटल 8 होते हैं। नाउ यहां पे अगर हम देखें तो 1 + 6 टोटल आएगा 7 से यदि बात की जाए तो हाइब्रिडाइजेशन बनती है sp3d3। ऐसी हाइब्रिडाइजेशन का जो ज्योमेट्री होता है, जो फिक्स्ड है, वो है पेंटागनल बाइपिरामिडल, लेकिन शेप तो आएगा क्योंकि एक लोन पेयर प्रेजेंट है। अब पेंटागनल बाइपिरामिडल अगर आपके सामने यू बना दिया जाए, राइट, ये बीच में पेंटागन बन गया, सेंटर में ज़ेनॉन, ये ज़ेनॉन लग गया। अब एक लोन पेयर आपको लगाना है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपने लोन पेयर लगा दिया और बाकी जगह आप लगा दीजिए फ्लोरीन, तो आपके पूरे 6 फ्लोरीन तैयार हो गए। तो आप देख सकते हैं 6 फ्लोरीन तैयार हो गए, एक लोन पेयर है। इसको अगर मैं छुपाऊं तो आपको अंदर एक स्क्वायर लगेगा डिस्टॉर्टेड सा, अगर इसको हम छुपा दे तो 4 फ्लोरीन है तो डिस्टॉर्टेड, और ऊपर एक नीचे, कुछ ऐसा ही है, या आप ऐसा क्या लीजिए, ऐसा ही है, राइट ना। बस अंतर क्या है कि यहां पे है लोन पेयर, तो उसको छुपाऊं तो डिस्टॉर्टेड सा स्क्वायर है, तो इसलिए इस शेप का नाम डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी होता है। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कह सकते हो, डिस्टॉर्टेड स्क्वायर बाइपिरामिडल कह सकते हो, और कुछ बुक्स में मैंने डिस्टॉर्टेड पेंटागनल बाइपिरामिडल भी देखा है। तो ये शेप्स हो गए आपके सामने। ना 2 बचते हैं, और 2 में एक है XZOF4, तो ज़ेनॉन। अब एक चीज में हमेशा ध्यान रखें, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये कंज्यूम कर लेगा, 4 ही कर लेगा 6, तो एक ही लोन पेयर बचेगा। ठीक है, तो एक सिग्मा बॉन्ड, एक 4 यहां से 5 और एक 6 से हाइब्रिडाइजेशन जो आएगी वो आएगी sp3d2। अब क्योंकि sp3d2 आने जा रही है तो जो ज्योमेट्री होगी, गाइज मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आप गलती ना करें, वो तो ऑक्टाहेड्रल होगी। शेप कुछ ना कुछ होगा, अब शेप के लिए ऑक्टाहेड्रल तो बनाना ही पड़ेगा। ओके, एक जगह पर लोन पेयर लगा दीजिए, ये लीजिए लोन पेयर लगा दिया। अब यहां पे लग गया ऑक्सीजन और 4 तरफ कौन आ गया, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, स्क्वायर पिरामिडल, तो शेप इज स्क्वायर पिरामिडल। ओके, नाउ इसके बाद यदि हम बात करें तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ज़ेनॉन। 3 ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करेगा, 3 6 करेंगे, 8 के लिए 2 बच गए, तो ये आ गया। सब सिग्मा बॉन्ड एक एक बनाएंगे, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, जैसे यहाँ एक सिग्मा एक पाई आता है, तो 3 सिग्मा और 1 टोटल 4 से हाइब्रिडाइजेशन sp3 से ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। Another question arise, what will be the shape टेट्राहेड्रल अगर आप बनाएं ज़ेनॉन और यहां पे एक लगा दें आप लोन पेयर, तो लोन पेयर को इन्वॉल्व करते हैं तो ज्योमेट्री दैट इज टेट्राहेड्रल, और इसको छुपा के अगर मैं बोलूं तो शेप विल बी पिरामिडल। गाइस, इसके साथ हमारा स्ट्रक्चर वाला सेक्शन पूरा हो जाता है। अभी ये 3rd फेज हमारा चल रहा है। फर्स्ट फेज में हमने पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड बात की थी, फर्स्ट फेज के बाद सेकंड फेज में हमने हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15, 16, 17 के ऊपर बात करी। 3rd फेज में हमें स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात करनी थी, साथ साथ ऑक्सो एसिड्स भी देखने थे, तो अब हम 3rd फेज में ऑक्सो एसिड्स देखेंगे और उसके बाद 4th फेज में कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। तो अब हम बात शुरू करने जा रहे हैं ऑक्सो एसिड्स के ऊपर। ये देखिए, नाउ ऑक्सो एसिड्स, हम ऑक्सो एसिड्स किस किस के देखेंगे, हम ऑक्सो एसिड्स देखेंगे
फास्फोरस के, सल्फर के और हैलोजेंस के। फाइन, नेम्स भी आ जाएंगे, ऑक्सीजन स्टेट्स आ जाएंगी, स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएंगी। देखें, तो हम सबसे पहले अपनी बात को शुरू कर रहे हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ, सबसे पहले ग्रुप 15 फास्फोरस। ओके, H3PO2, यहां से स्टार्ट करेंगे। H3PO2 याद रखने का तरीका देखिए, H3PO2, H3PO3, H3PO4, H4P2, H4P2O5, बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया। ओके, देन H4P2O6, देन H4P2O7। ये ऑक्सो एसिड्स को याद रखने की एक ट्रिक हो गई, इससे हम नेम्स को भी आसानी से ध्यान रख सकते हैं। देखिएगा, ये हो गया अपने तैयार, राइट। अब सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर पे देखिए, स्ट्रक्चर की खास बात ये होती है कि जिसका भी आप ऑक्सो एसिड बना रहे हो उसमें एटलीस्ट एक डबल बॉन्डेड O, जब फास्फोरस का देख रहे हो तो डबल बॉन्डेड O और एक OH ग्रुप होना चाहिए। OH मतलब एसिड, डबल बॉन्ड O मतलब ऑक्सो, तो ऑक्सो एसिड। फाइन, वैलेंसी फास्फोरस की कितनी होती है? 5, ये 5 बॉन्ड्स बना सकता है। तो यहां पे अगर देखा जाए तो 3 H आपको चाहिए, 2 ऑक्सीजन पूरे हो गए और 3 H, 2 वैलेंसी बची है, तो ये स्ट्रक्चर यूं ही बनेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। फाइन, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO2। नाउ व्हाट विल द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO3? तो शायद अब आप समझ गए होंगे, P डबल बॉन्ड O, एक तरफ OH, जबकि आपके पास 3 ऑक्सीजन है, 2 हो गए काम में, एक तरफ आप और OH लगा दीजिए, राइट, और एक जगह पर H आ जाएगा, तो H3PO3। सिमिलरली H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाना है तो P डबल बॉन्ड O, एक तरफ OH। अगर आप देखें तो 2 ऑक्सीजन और 2 H अभी बाकी हैं, 2 ऑक्सीजन और 2 H से हमेशा OH बनेगा। तो ये तीनों के स्ट्रक्चर तैयार हो गए। देखा जाए तो हाइब्रिडाइजेशन सब जगह सेम ही आने वाली है। कैसे सेम आने वाली है? सिग्मा 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 सिग्मा, तो सबकी हाइब्रिडाइजेशन सेम आएगी, इसलिए हम बार बार हाइब्रिडाइजेशन पे फोकस नहीं करेंगे। sp3 और ज्योमेट्री क्या आने वाली है? टेट्राहेड्रल। फाइन, 4 सिग्मा बॉन्ड है, टेट्राहेड्रल, शेप भी टेट्राहेड्रल ही रहने वाला है। सो ये सब में सेम ही रहने वाला है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है ये एक H निकाल सकता है, मोनोप्रोटिक एसिड है, ये 2 H रिलीज कर सकता है क्योंकि H वही रिलीज हो सकते हैं जो O से डायरेक्टली अटैच्ड हो, और ये ट्राइप्रोटिक एसिड है, राइट, 3 प्रोटॉन रिलीज कर सकता है। ओके, ऑक्सीजन स्टेट की यदि आप यहां पे बात करो तो ऑक्सीजन स्टेट वैसे तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, नहीं तो यहां देखकर भी नजर आ रहा है, राइट। अगर इस जगह पर अगर आप देखें तो ऑक्सीजन स्टेट यहां पर सॉल्व होकर आएगी +1। आप चाहें तो यहां पे भी सॉल्व कर सकते हैं, 3 + x - 4 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +1। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 3 बॉन्ड ऑक्सीजन है जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एक ही बार बता रहा हूं, बाकी सब जगह आप अप्लाई कर लीजिएगा। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ फास्फोरस है, तो इस पे +3 आ गया, और 2 इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब कि 2 के मुकाबले ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इन 2 की वजह से इस पे -2 और इनकी वजह से 3 बॉन्ड है, तो +3, -2 एंड +3 कम्स आउट +1। सेम, और ये टेक्निक आप हर जगह अप्लाई करो, आएगा। यहाँ पे चारों पांचों बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन से अटैच्ड है, इसलिए इसकी ऑक्सीजन स्टेट +5 आएगी। दैट इज द ट्रिक। फाइन, सो ये आगे हाइब्रिडाइजेशन सेम रहने वाली है, स्ट्रक्चर आपके सामने है। नाउ H4P2O5, 2 फास्फोरस है, तो आप 2 बार सिचुएशन को जस्टिफाई करेंगे, एक बार OH यहां लगाएंगे, एक बार OH यहां लगाएंगे। फाइन, अब H4P2, 2 P भी हो गए, ऑक्सीजन 5 है, 4 हो चुके हैं, सिमेट्री को मेंटेन करते हुए बीच में ऑक्सीजन लगा देंगे और H4 कह रहे हैं, तो ये H4 हो गए, P2 हो गए, O5 हो गए, राइट। दैट इज द स्ट्रक्चर H4P2O6। अब O6 जो इसेंशियल कंडीशन है गाइस, वो तो ये की यही है, H4 और ऑक्सीजन 6 लाने, 4 ऑक्सीजन आ गए, 2 ऑक्सीजन बाकी है, तो यहाँ पे भी OH लगेगा, यहाँ पे भी OH लगेगा, और ये लिंक बन गया। दैट इज PP लिंक। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑक्सो एसिड में PP डायरेक्ट लिंक होता है, वो लिंक यहाँ पे आपको नजर आ गया। और अगर आपसे बोला जाए H4P2O7 का स्ट्रक्चर बनाइए, H4P2O7, तो स्ट्रक्चर कंडीशंस वापस वही, डबल बॉन्ड O, OH OH, ऑक्सीजन कितने हैं? अभी हाइड्रोजन 4 हैं, 2 ही काम में आए, तो आप 2 OH और लगा दीजिए, अभी भी 6 ही ऑक्सीजन काम में आए, 7वां आए तो वो बीच में आ जाएगा। तो बस इस टेक्निक से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। नाउ बात करते हैं नेम्स की। अब अगर नेम्स की बात की जाए, एक साथ ले लेते हैं इनको थोड़ा सा, जिससे एक ही जगह पर सारा काम हो जाए। अब नेम्स की अगर बात की जाए तो हम इसको इधर ले लेते हैं। चलिए नेम्स देखते हैं। इसका नाम होगा हाइपोफॉस्फोरस एसिड। नॉर्मली हाइपो वर्ड ऑक्सीजन जब इवन नंबर में होता है तो जनरली यूज करते हैं, और अस जब छोटी ऑक्सीजन स्टेट हो, +1 ऑक्सीजन स्टेट है, हमने देखी है, तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड। दूसरे में ऑक्सीजन स्टेट थोड़ी बढ़ गई तो ऑर्थो
फॉस्फोरस एसिड। तीसरा में ऑक्सीजन स्टेट और बढ़ गई, तो अब इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ये 3 नेम्स आपके पास आ गए। फाइन, पहले वाला जो नाम है, कुछ बुक्स में फर्स्ट वाले नेम को फॉस्फिनिक एसिड भी लिखा हुआ है और दूसरे वाले को फॉस्फोनिक एसिड भी लिखा हुआ है। इसको फॉस्फिनिक एसिड और इसको फॉस्फोनिक एसिड भी लिखा हुआ है कुछ बुक्स में। ओके, नाउ अब बात करते हैं H4P2O5। ऑक्सीजन ऑड नंबर में और फॉस्फोरस डबल है, तो ऐसी कंडीशन में आप पायरो वर्ड यूज कर सकते हो, क्योंकि आप पहली बार पायरो यूज कर रहे हो, पायरो तो, और छोटी ऑक्सीजन स्टेट के लिए यूज कर रहे हो, तो पायरो फॉस्फोरस एसिड। अब यहाँ पे ऑक्सीजन ऑड नंबर में है और फॉस्फोरस 2 बार है, तो यहाँ पे भी पायरो यूज हो सकता है, लेकिन इस बार आप बोलोगे पायरो फॉस्फोरस ऊपर हो गया तो फॉस्फोरिक एसिड। H4P2O6 ऑक्सीजन इवन नंबर में है, तो इसके लिए आप हाइपो वर्ड यूज कर सकते हो, हाइपो, और फॉस्फोरस ऊपर आ गया तो फॉस्फोरिक एसिड नीचे लगाया जा सकता है। इस तरीके से आप इसके नेम्स तैयार कर सकते हैं गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेम्स तैयार हो गए, स्ट्रक्चर तैयार हो गया, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन मैंने बताई दी, जनरल है, ऑक्सीजन स्टेट आप देखकर कैलकुलेट कर सकते हैं स्ट्रक्चर वाइज। अब यहाँ पे अगर कैलकुलेशन के लिए लगे तो 3 4 तरफ बॉन्ड्स हैं, तो क्या आनी चाहिए, +4 आनी चाहिए, 1 2 3 4, और यहाँ से तो कोई ऑक्सीजन स्टेट आएगी नहीं। और आप चाहो तो यहाँ पे फॉस्फोरस के निकाल के देख लीजिए, 4 + 2x - 12 = 0, 8 दैट इज +4। तो इस तरीके से आप सारी ऑक्सीजन स्टेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सर, फॉस्फोरस की जो हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट होती है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस की होती है +5, राइट। यहां पे अगर देखा जाए तो +1 है, यहां पे देखा जाए तो +3 है, आप चेक कर सकते हैं, 4 आ रहा है और एक इससे कैंसिल हो जाएगा, +3 है। तो +1 और +3 में जब फॉस्फोरस होता है तो वो अपने आप और ऑक्सीडाइज हो सकता है, यानी खुद का ऑक्सीडेशन कर सकता है और दूसरों को रिड्यूस कर सकता है। दैट्स व्हाई ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट्स के जैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि ये दूसरों को रिड्यूस और खुद को ऑक्सीडाइज करने की कैपेसिटी रखते हैं, क्योंकि अभी अपनी हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में नहीं है। लेकिन अगर फॉस्फोरस अपनी हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में पहुंच गया है तो वो और खुद को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, तो दूसरों को रिड्यूस भी नहीं कर सकते। तो दीज आर दी ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। अब हम इसी सीरीज में ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर पे बात करते हैं। अगर आपको ये चीज समझ में आई तो सल्फर वाली चीज भी सेम है, आप पकड़ लेंगे उस चीज को भी। अब यहां पे ध्यान रखिए, H3PO2, बस हमारी यहां जो स्टार्टिंग हो रही है वो हमारी स्टार्टिंग हो रही है H2SO3 से, मतलब यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, H2SO3 से, बस ये ध्यान रखिए। अगला हो जाएगा H2SO4, फिर अगला हो जाएगा H2SO5, फिर अगला हो जाएगा H2S2O6, H2S2O7, H2S2O8। सेम जैसा पैटर्न उधर था, हमने थोड़ा थोड़ा सा चेंज किया है। 3 4 5 6 7 8 वही पैटर्न है। यहाँ पे देखिए 2 3 4 5 6 7 पे रुक गए, 3 से स्टार्ट हुआ तो 8 तक चले गए, 2 पे स्टार्ट हुआ तो 7 तक। थोड़ा बहुत कनेक्शन आपको बिठाना पड़ेगा क्योंकि वैलेंसीज का फर्क पड़ता है, हाँ, बट ईजी फॉर्मेट है, ठीक है। नाउ स्ट्रक्चर की बात करें, वहां पे भी हमने स्ट्रक्चर ही बनाया था। स्ट्रक्चर देखिए, सल्फर लगा दिया, एक डबल बॉन्ड हो, एक OH, 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, 3 ऑक्सीजन होने चाहिए, तो 3 ऑक्सीजन है, तो मतलब जब तक H और O आपके पास अवेलेबल हो हमेशा OH ग्रुप बनाइए। तो 3 ऑक्सीजन काम में आ गए, 2 हाइड्रोजन काम में आ गए, ये एक पेयर रह जाएगा। H2SO4 सेम ये चीज तो रहनी ही रहनी है, एक ऑक्सीजन और एक्स्ट्रा है तो डबल बॉन्डेड O लग जाएगा। अब H2SO5 कह रहे हैं तो सेम ये तो आना ही आना है, लेकिन अब क्या करें, तो ये ऑक्सीजन बीच में आ जाते हैं, क्योंकि सल्फर जो अपना और ज्यादा 6 से ज्यादा वैलेंसी क्रिएट कर नहीं सकता, तो ऑक्सीजन बीच में आ जाता है। H2S2O6 एक जैसा एनवायरमेंट जनरेट करना पड़ेगा। यहां पे देखिए, तो सल्फर डबल बॉन्ड, सल्फर डबल बॉन्ड, इधर OH इधर OH, चेक करिए जरा, 2H जस्टिफाइड, 2 सल्फर जस्टिफाइड, 6 1 2 3 4 5 एंड 6 ये बॉन्ड आ गया। अब 7 कहते तो शायद आप समझ गए होंगे कि बीच में आ जाएगा, तो 7 के लिए अगर बात की जाए तो बस आपको एक चीज पकड़नी थी, ये लीजिए बीच में आ गया, एक है तो एक लगा देते हैं अभी, तो ये लीजिए बीच में आ गया। H2S2O8 वही सिचुएशन, वही कंडीशंस, 2 ऑक्सीजन बढ़ रहे हैं, तो ये रहा आपके पास सल्फर डबल बॉन्डेड हो, डबल बॉन्डेड हो, एक OH एक OH, यहां तक तो जस्टिफाइड, 6 वैलेंसी होनी चाहिए, सल्फर फॉस्फोरस की 5, सल्फर की 6, तो 3 तो हो गई, एक डबल बॉन्डेड O लगा देते हैं, तो पूरी की 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 बची है। अब ये और ये बचा है, ऑक्सीजन बच गए,
8 6 तो आ चुके हैं, 2 बच गए, तो ये हम 2 ऑक्सीजन यहाँ पे जोड़ देते हैं, ये रहा। तो दैट इज H2S2O7। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ये आपके स्ट्रक्चर तैयार हो गए, सामने देख सकते हैं आप, राइट। तो सबका स्ट्रक्चर सामने ही है, ये रहा, सॉरी ये वाला है, ये है, ये है, ये है। ओके, तो ट्रिक समझ में आ गई होगी आपको। सल्फर डबल बॉन्डेड हो, OH, और वैलेंसी कितनी होती है 6, देखो 6 बॉन्ड्स ही नजर आ रहे हैं, ऑटोमेटिकली वैसा ही स्ट्रक्चर बनेगा जो ट्रिक मैंने बताई है। रही बात ऑक्सीजन स्टेट की, तो आप कैलकुलेट करना तो जानते ही हैं, और नहीं तो स्ट्रक्चर से निकाले तो आप निकाल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड्स हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, +6 ही आएगी। यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे +5 आएगी। क्यों? क्योंकि 5 बॉन्ड है और एक तो सल्फर से अटैच्ड है। 1 2 3 4 5 6 +6 आएगी, 1 2 3 4 5 6 +6 आएगी। ओके, तो आप इससे ऑक्सीजन स्टेट निकाल लीजिए, किसी की भी निकाल लीजिए। H2SO4 1 2 3 4 5 6 +6 ही आएगी। 1 2 3 4 यहाँ पे +4 आएगी। आप किसी से भी कैलकुलेट करके देख लीजिए, ये ऑक्सीजन स्टेट आएगी। तरीका मैं बता चुका हूं। नाउ अब मेन बात आती है नेमिंग, नेम कैसे दिया जाए। सबसे छोटा, तो गाइस ध्यान रखें, सबसे छोटा क्या नाम दोगे? सबसे छोटे को नाम दिया जाएगा सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। ऑक्सीजन स्टेट छोटी है, वापस ही कर देता हूं, सल्फ्यूरस एसिड। ऑक्सीजन स्टेट थोड़ी बढ़ गई और इसका तो नाम सब जानते हैं, एंड दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, क्योंकि इसके अंदर पेरोक्सो लिंक है। देखिए ऑक्सीजन -1 वाला है, पेरोक्साइड लिंक आ गया है, राइट। दैट्स वाई इसका नाम होता है पेरोक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत फेमस नेम भी है इसका, एंड दैट इज कारोज एसिड, इस नाम से भी जाना जाता है। अब हम इसकी बात करते हैं, ये थोड़ा सा अलग नेम आएगा, एनसीईआरटी पे नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें सीक्वेंस सेट करना था तो हमने नाम दे दिया है इसको। चलो बाद में लिख देंगे, पहले इसको लिख देते हैं। 7 है और ऑड नंबर में ऑक्सीजन है, ठीक है, डबल है, तो इसके लिए पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसके अंदर पेरोक्सो लिंक आ गया है, -1 वाला, इसके अंदर नाम होगा पेरोक्सो डाई। ऊपर मोनो आया था क्योंकि एक बार था, एक सल्फर था, यहां पे 2 सल्फर है, तो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, डाई सल्फ्यूरिक एसिड। फाइन, नाउ तो ये नाम हो गया, इसका बहुत फेमस नाम भी है, एंड दैट इज मार्शल्स एसिड। तो ये नेम तैयार हो गए। इसका नाम थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, डायथायोनिक एसिड। जब हम कॉम्पिटिटिव सेक्शन के बारे में डिस्कशन करते हैं, या जब हम पी ब्लॉक को कॉम्पिटिटिव के हिसाब से डिस्कस करते हैं, राइट, तो फिर हम कई सारे ऑक्सीडाइजर्स और मिला देते हैं। लेकिन अभी हम बोर्ड्स को फोकस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो इतना एक्स्ट्रा ऑक्सीडाइजर्स लेने की मैं रिक्वायरमेंट नहीं समझता। दैट्स व्हाई ये एक सीक्वेंस बिठाना था, इसलिए मैंने लिया, नहीं तो ये भी अंदर नहीं है। फिर भी आप ध्यान रखिए, डायथायोनिक एसिड इसको कहते हैं। तो आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी। स्ट्रक्चर, नेम, ये तो फॉर्मूला है ही है। हाइब्रिडाइजेशन, ऑक्सीजन स्टेट भी आपके सामने, और हाइब्रिडाइजेशन निकालना तो छोटी सी बात है। सभी की हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखें तो sp3 आएगी, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है। यहां पे भी देखा जाए तो हाइब्रिडाइजेशन तो 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर की वजह से sp3 ही आएगी, तो सबकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इवन सबका शेप भी टेट्राहेड्रल ही आएगा, केवल इसके अंदर एक लोन पेयर है, तो इसके अंदर लोन पेयर की वजह से इसका जो शेप है वो पिरामिडल हो जाएगा। बाकी तो सबके केसेस में शेप और ज्योमेट्री सब टेट्राहेड्रल ही रहने वाली है। आई होप बात क्लियर है। चलिए अब इसके बाद आगे हम बात करते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस की। ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन में बहुत इजी है, आप ऐसे ध्यान रख लीजिए, HOX, हॉक्स से ध्यान रखिए। अगला जो होगा वो HOX डबल बॉन्डेड हो, 2 लोन पेयर रह जाएंगे। फिर HOX ऐसे लगा दीजिए और एक लोन पेयर रहने दीजिए, और लास्ट के अंदर HOX और तीनों तरफ ऑक्सीजन लगा दीजिए। गाइस बस ये तैयार हो गया आपका। ये ही आपके 4 ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस हैं, HOX, HOXO, HOXO2 एंड HOXO3। शॉर्ट में इनको कैसे लिख लेते हैं? इसको लिखते हैं हॉक्सी लिखते हैं, इसको लिखते हैं HXO2, इसको लिखते हैं HXO3 और इसको लिखते हैं HXO4। राइट, तो सब कुछ आपके सामने ही है। हाइब्रिडाइजेशन आप खुद देखिए जरा,
यहाँ पे सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, हैलोजन नहीं है, ठीक है ना। तो इसके अंदर तो सेंट्रल एटम से अगर आप देखोगे तो 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं तो sp3, ज्योमेट्री आपको सबको पता है टेट्राहेड्रल, हम शेप की बात कर रहे हैं, शेप आ जाएगा बेंड। ओके, यहाँ पे अगर आप बात करो तो अब हैलोजन सेंटर में आ गया, यहाँ पे टर्मिनल पे था, ठीक है। यहाँ पे अगर आप बात करो तो सिग्मा सिग्मा और 2 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन अगेन क्या रहने वाली है, sp3, सेम ही चीज आने वाली है, 2 लोन पेयर, तो ये भी कैसा हो गया, बेंड। यहाँ पे अगर आप देखो तो सिग्मा 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 और 1 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन अगेन sp3, लेकिन इस बार 1 लोन पेयर है तो शेप हो गया पिरामिडल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जब भी 1 लोन पेयर होता है तो पिरामिडल। यहाँ पे अगर आप देखो तो सिग्मा 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 सिग्मा, 4 सिग्मा है तो sp3 ही रहने वाली है, शेप और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। ओके, तो ये चीज आपकी तैयार होगी। ऑक्सीजन स्टेट की यदि हम बात करें तो फ्लोरीन के अलावा, अगर फ्लोरीन को छोड़ दें, अगर आपका HCl, Br या I है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव के स्केल पर ऑक्सीजन ही इनसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और ऐसे केसेस में यहां पे ऑक्सीजन स्टेट 3 + 3 बॉन्ड्स देखो 1 2 3 4 5 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, +5 और यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट +7 आएगी। यहाँ पे X डिपेंड करता है कि क्या है। अगर यहाँ पे X फ्लोरीन है, इफ X इज फ्लोरीन, तो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो -1 हो जाएगा। और फ्लोरीन के अलावा कोई भी है तो ये सब +1 ऑक्सीजन स्टेट में आएंगे। तो अगर X की अगर मैं बात करूं और मैं कह दूं कि Cl Br आए ही यहाँ पे हैं तो फिर यहाँ ऑक्सीजन स्टेट +1 आएगी, और अगर X फ्लोरीन होता है तो -1 आएगी। तो ऑक्सीजन स्टेट क्लियर हो गई, हाइब्रिडाइजेशन शेप भी क्लियर हो गया। अब नाम देना है। नाम देखिए, अगर नेम दिए जाएं, ओके, तो पहले वाले का नाम है हाइपोहेलस एसिड, दूसरा वाले का नाम है हेलस एसिड, तीसरे वाले का नाम है हेलिक एसिड, और चौथे वाले का नाम है पर हेलिक एसिड। गाइस ये तो एक सीक्वेंस है, अगर आप पढ़ोगे ना 2-3 बार रिवाइज करोगे तो वैसे ही ध्यान रह जाएगा आपको। तो पहला हाइपोहेलस सबसे छोटा है ना, तो हाइपोहेलस ऐसे ध्यान रखिए। फिर थोड़ा बढ़ गया तो हेलस, मतलब हाइपो हटा दिया तो थोड़ा बढ़ गया, थोड़े और ऑक्सीजन स्टेट बढ़ गई तो अस की जगह एक हेलिक, और फिर पर हेलिक सबसे बड़ा हो गया। तो ये नाम हो गए। अब इसके अंदर बहुत ईजी है, अगर यहाँ पे Cl डाल दिया जाए, गाइस Cl डाल दिया जाए तो इसका नाम हो जाएगा पर क्लोरिक एसिड, Br डाल दिया जाए तो पर ब्रोमिक, I डाल दिया जाए तो पर आयोडिक, सब कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे सब सेट्स पॉसिबल है। बस एक चीज का आप ध्यान रखना, केवल ऑक्सो एसिड्स में यहाँ X कुछ भी रख लो, कुछ भी, केवल शायद आप सबको पता होगा, पढ़ते समय आपने ध्यान रखा होगा, ओनली HOF ही फ्लोरीन का ऑक्सो एसिड एग्जिस्ट करता है। दिस इज द ओनली ऑक्सो एसिड ऑफ फ्लोरीन। HOF मतलब कि अगर कोई आपसे बोले HOFO या HOFO2 या HOFO3 जो अभी आपने ऊपर देखे, ये कोई भी एग्जिस्ट नहीं करते। रीजन, क्योंकि इन सब के एग्जिस्टेंस के लिए ऑक्टेट का एक्सपेंशन जरूरी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ऑक्टेट एक्सपेंड फ्लोरीन कर ही नहीं सकता। तो फ्लोरीन क्योंकि ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता, इसीलिए फ्लोरीन केवल HOF की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। एक ही ऑक्सो एसिड फ्लोरीन का एग्जिस्ट करता है। व्हाई? फ्लोरीन इज अनेबल टू एक्सपेंड ऑक्टेट। आई होप गाइज आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ओके, तो ये आपके ऑक्सो एसिड्स जो मैंने अभी आपके सामने आपको शो किए हैं। यहाँ देखिए, यही सारा था सिस्टम, राइट? जो ऑक्सो एसिड मैंने आपको बताया, इन्हीं से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे, जो ये मैंने आपके सामने शो कर दिया है। वैसे मैंने जब लिखा था तब भी आप पॉज करके भी नोट्स बना सकते हैं प्रॉपरली। तो ये वो ऑक्सो एसिड्स हैं जो मैंने आपको बताया ट्रिक्स के थ्रू। अभी के लिए क्विक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सफिशिएंट है, आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए। और अब हम पहुंच गए हैं अपने लास्ट फेज में, और लास्ट फेज में हम पी ब्लॉक से रिलेटेड कई सारी केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे, खासकर उन रिएक्शंस को देखेंगे जो पास्ट ईयर्स में पूछी गई है और मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ गाइस, पीछे आपके सामने पी ब्लॉक चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस लिखी हुई हैं। लगभग 28 रिएक्शंस हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, पास्ट ईयर्स में काफी पूछी भी गई है। मैं आपके सामने एक एक रिएक्शन को कंप्लीट करता हूं और याद रखने की ट्रिक्स बताता हूं। देखिए, सबसे पहली रिएक्शन जो लिखी गई है वो लिखी गई है Ca3P2 + H2O। कभी भी पी ब्लॉक में कोई रिएक्शन आए जिसमें 2 रिएक्टेंट्स दे दिए जाएं, तो कोशिश ये करें कि उनके आयंस अगर एग्जिस्ट करते हैं, जैसा कि आपको नजर आ रहा है Ca2+ एग्जिस्ट करता है, OH- एग्जिस्ट करता है, राइट? तो उनके आयंस को एक्सचेंज कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम के साथ P जुड़ा हुआ है जबकि यहाँ पे OH- है, तो कैल्शियम प्लस और यहाँ से OH- को ले आइए, तो CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला सब लोग जानते हैं। और P के साथ बची हुई चीज H है तो वो PH3।
नाउ कैल्शियम 3 है तो यहाँ पे 3 लगा दीजिए, फास्फोरस 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। ऐसा करने से ऑक्सीजन अगर आप काउंट करें तो 6 ऑक्सीजन आपके पास हो गए, तो यहाँ पे आप 6 लगा दीजिए। हाइड्रोजन 12 हो गए, 6 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, जस्टिफाइड। H2SO4 प्लस SO3। अब यहाँ पे कोई आयंस फील नहीं हो रहे, तो ऐसे केसेस में चीजों को जोड़ दिया जाता है क्योंकि सभी के सभी नॉन मेटल्स हैं। तो जब जोड़ देंगे तो H2S2O7 अभी अभी आप बनाकर आए हैं, ओलियम भी इसको कहते हैं, और नहीं तो इसका नाम है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, नाउ I- H2O। O3- बहुत ही बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यह पूछा भी गया है कि ओजोन बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है। ओजोन बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए है क्योंकि ये तुरंत टूट जाता है ऑक्सीजन गैस देने के लिए और नेसेंट ऑक्सीजन देने के लिए, और ये नेसेंट ऑक्सीजन किसी भी चीज से जब जुड़ती है तो सामने वाली चीज ऑक्सीडाइज हो जाती है। दैट्स व्हाई ओजोन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो व्हाई ओजोन इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज इट लिबरेट नेसेंट ऑक्सीजन। ये सामने मैंने आपके सामने लिख दिया है। अभी अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सामने वाले को भी ऑक्सीडाइज करेगा जो कि -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब क्योंकि सामने वाला -1 ऑक्सीजन स्टेट में और ऑक्सीडाइज होगा अगर I- तो I2 में कन्वर्ट होगा। ओके, तो अगर हम यहां पे देखें तो क्या रिएक्शन हो सकती है, तो इस रिएक्शन को अगर हम समझें या हम थोड़ी देर के लिए काम करते हैं, यहां पे KI लिख देते हैं। ओके, अब इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो आप यहां देखिए KOH, I जो था वो I2 में कन्वर्ट करना ही करना था, इसलिए मैंने 2 लगा दिया था, I2 तो 2K हो गए, तो 2K की वजह से 2KOH हो गए, और साथ में अब आप लिख दीजिए H2O, क्योंकि H2O तो यहां पे लिखा हुआ है, तो बस ये यहीं पे सोच लीजिए आप। तो ट्वाइस K हो गया, 2 ऑक्सीजन और ये O2। अब आप देख सकते हैं रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस्ड है। ट्वाइस KOH, ऑक्सीजन कितने 2 and 2 4, यहां पे 3 and 1 4, हाइड्रोजन कितने 2, हाइड्रोजन आपके पास आ गए 2, आयोडीन 2, जस्टिफाइड। आयोडीन यहां पे -1 से आयोडीन यहां 0 हो गया। यहां पे सारे ऑक्सीजन अगर देखा जाए तो 0 ऑक्सीजन स्टेट में थे, यहां पे भी 0 में है, लेकिन यहां पे तीनों 0 में थे, यहां पे 2 0 में और एक -2 में आ गया है। तो ढंग से देखा जाए तो यहां पे रिडक्शन हुआ है और -1 से 0 ऑक्सीडेशन हुआ है। काफी फेमस रिएक्शन है, ध्यान रख सकते हैं। एस्टिमेशन ऑफ ओजोन में भी इस रिएक्शन को किया जाता है, एस्टिमेशन ऑफ ओजोन वाली रिएक्शन में भी इस रिएक्शन को ही लिखा जाता है। नेक्स्ट, कार्बन प्लस H2SO4। H2SO4 बहुत ही बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत ही बेहतरीन, और क्योंकि ये बहुत बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सामने वाली चीज को ऑक्सीडाइज करेगा। कार्बन ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट होता है CO2 में, और क्योंकि H2SO4 ने उसको ऑक्सीडाइज कर दिया तो खुद रिड्यूस होकर आ जाता है SO2 में। चेक कर सकते हैं, यहां पे इसकी ऑक्सीजन स्टेट आ गई है +4 में, और यहां पे भी +4। ढंग से देखा जाए तो कार्बन 0 से +4 ऑक्सीडाइज हुआ है, +6 से +4 रिड्यूस हुआ है। अब रिएक्शन आपको हमेशा बैलेंस फॉर्म में लिखनी होती है। बैलेंसिंग की टेक्निक देखिए, 0 से यहां पे कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, तो जो डिफरेंस यहां पे होता है उससे आप सामने वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहां पे डिफरेंस देखिए 2 का डिफरेंस है, तो आगे आप 2 लगा दीजिए। अब बची हुई चीज को देख लेते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं 16, यहां पे देखें तो 8 9 10 11 12, 16 करने के लिए, ऑक्सीजन को 16 करने के लिए 4 H2O जोड़ दीजिए, तो 16 हो गए। 8H यहां पे काउंटिंग में आ रहा है, 8H यहां पे आ रहा है, रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई। फाइन, नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, CaF2 प्लस H2SO4। अब यहां पे आयंस नजर आ रहे हैं, और जब आयंस नजर आ जाएं तो आपको पता ही है एक्सचेंज, तो कैल्शियम प्लस के साथ ये वाला माइनस जोड़ दीजिए, तो CaSO4 प्लस H और F ट्वाइस HF, तो ये सेट आपका पूरा होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट बात करते हैं Cu और NH3। Cu तो आयन है, लेकिन NH3 में कोई कोवलेंट सेक्शन नहीं है, मतलब कोई आयनिक सेक्शन नहीं है, तो ऐसे केसेस में ये दोनों चीजें जुड़ जाती है और एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनता है। काफी फेमस रिएक्शन है, ठीक है। कॉपर 2+ आयंस के टेस्ट में भी होता है, और यहाँ पे जो कलर होता है वो डीप ब्लू कलर आपको मिल जाता है, NH3O4। तो ये आपको ध्यान रखनी होगी, ये रिएक्शन तो काफी फेमस है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी यूज होती है। नाउ इसके बाद बात करें कॉपर HNO3, कॉपर HNO3 एक बार डाइल्यूट है, एक बार कंसंट्रेटेड है। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का फर्क पड़ता है, ध्यान रखिए। जब कंसंट्रेटेड है तो कॉपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ही है HNO3, अगर आप यहां पे ऑक्सीजन स्टेट देखें तो +5, ठीक है। यहां पे ऑक्सीजन स्टेट देखें तो 0, और यहां पे ऑक्सीजन स्टेट देखें तो +5 है, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा। ओके, थोड़ा सा डार्क हो गया कलर गाइस, हम ये वाला ले लेते हैं। यहां पे देखिए, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा, तो कॉपर बना लेगा Cu2+ में आ जाएगा NO3 होल ट्वाइस, कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया। और नाइट्रोजन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, यहां पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैं यहां शो कर देता हूं आपको, +5 कंसंट्रेटेड की बात हो रही है। कंसंट्रेट के केस में जो चीज बनती है वो बनता है NO2, जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट आती है +4, यहां पे +5 +4 खुद का रिडक्शन हो गया, और कॉपर 0 से +2 ऑक्सीडेशन हो गया। एक चीज का ये ध्यान रखें।
अच्छा, ऊपर वाले केस में क्या ध्यान रखना है, ऊपर वाले केस में जब डाइल्यूट होता है तो हाइड्रोजन एनर्जी भी अपना रोल प्ले करने लग जाती है। और ऐसे केसेस में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो ध्यान रखें, कॉपर तो ऑक्सीडाइज होकर एक ही जगह जा सकता है, ये रहा +2 में, लेकिन नाइट्रोजन रिड्यूस होकर काफी नीचे चला जाता है इस केस में, और इस केस में आपको मिलता है NO, जहां पे नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट +2 आती है। तो यहाँ +4 रहती है, यहाँ +2 आ गई। फाइन। नाउ प्लस में आप H2O लिख सकते हैं, नहीं तो बाद में तो आना ही है अपने आप। ये रिएक्शन हो गई। तो ध्यान रखिए डाइल्यूट के केस में काफी नीचे चली जाती है, हाइड्रोजन एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है, और कंसंट्रेटेड के केस में केवल +5 से +4 ही गया है, जबकि यहां पे +5 से +2 आ गया है। डन। +5 से। नाउ क्वेश्चन अराइज, बैलेंस इट। अब बैलेंस कैसे किया जाए? अब बैलेंसिंग देखिए, कॉपर से कॉपर नाइट्रेट, पहले यहां देख लेते हैं कॉपर की ऑक्सीजन स्टेट क्या है 0, और यहां पे कॉपर की F2, तो 2 का डिफरेंस है। तो हम एक काम करते हैं, यहां पे 2 लिख देते हैं और यहां पे 2 लिख देते हैं। अब इसका डिफरेंस देखते हैं, +5 से +3 +2, +5 से +2, 3 का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसके आगे 3 लगा देते हैं और इसके आगे भी 3 लगा देते हैं। ओके, तो यहां से यहां तक का डिफरेंस 2 का था, तो ये 2 लग गया, और यहां से यहां तक का जो डिफरेंस था वो 3 का डिफरेंस था, तो हमने इसके आगे 3 लगा दिया। ओके, डन। नाउ अब यहां चेक करते हैं, यहां पे देखिए नाइट्रेट हो गया 6, नाइट्रेट आयंस 2 यहां पे और 3 आगे लग रहा है, 6 हो गए, जबकि यहां पे नाइट्रेट आयन 2 ही है। तो हम इस 2 को हटाएंगे और यहां पे क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। अब जैसे हमने ये चीज लिखी, नाइट्रेट आयंस आपके जस्टिफाई हो गए। अब नाइट्रोजन की यदि हम बात करें, तो नाइट्रोजन को अगर आप यहां पे देखें तो नाइट्रोजन है 6, यहां पे भी अगर आप देखें तो नाइट्रोजन 6 जस्टिफाइड है और 2 यहां पे आ रहा है। अच्छा, एक चीज और, यहां पे हम 6 नहीं, यहां पे हम 8 करेंगे। रीजन, क्योंकि यहां पे नाइट्रोजन कितने हैं 6, और 2 नाइट्रोजन यहां पे भी आ रहे हैं 8, तो यहां पे हम लिख देंगे 8HNO3। अब 8HNO3 हमने लिख दिया, अब सारी चीज जस्टिफाई हो जाएगी। ऑक्सीजन को चेक कर लीजिए, 24, यहां पे अगर देखें तो 6 3 18 19 20, 24 करने के लिए 4 लगाना होगा। हाइड्रोजन कितने आ गए 8, आप यहां पे चेक कर सकते हैं 8 हाइड्रोजन है, जस्टिफाइड, बैलेंस्ड, बिल्कुल। मैं दूसरी बैलेंस करके दिखाता हूं, आप उसको देखिए। मान लीजिए मुझे इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। सबसे पहले कॉपर 2 का डिफरेंस है, यहां 2 लगा दीजिए और इसके आगे भी 2 लगा दीजिए। +5 से +4 1 का डिफरेंस है, इसके आगे कुछ नहीं लगाएंगे, जस्टिफाइड। अब यहां पे नाइट्रोजन गिन लीजिए कितने टोटल, 2 यहां पे हैं और 2 यहां पे हैं, टोटल कितने हो गए 4। तो इसके आगे 2 हटाकर आप क्या लगा दीजिए, 4 लगा दीजिए। डन। अब नाइट्रोजन 4 जस्टिफाइड है, 2 ये रहे और 2 ये रहे। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितने हैं 3 and 4 into 12 मतलब 12, और यहां पे कितने हैं 6 7 8 9 10। 12 लगाने के लिए आप यहां पे 2 लगा देंगे, और 2 लगाने के लिए 4H आ रहे हैं, 4H जस्टिफाइड, रिएक्शन बैलेंस्ड है। चाहे तो आप सिंपलेस्ट रेशियो में इसको काट सकते हैं। तो गाइस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वीडियो को वापस पीछे करके देख लीजिएगा। मैं फिर बता देता हूं, पहले लिख लीजिए रिएक्शन, ऑक्सीजन स्टेट के डिफरेंस से अपोजिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर यहाँ पे टोटल नाइट्रोजन काउंट करके उतने ही नाइट्रोजन यहाँ बना दीजिए, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस कर दीजिए, इक्वेशन बैलेंस होकर आ जाएगी ना। इसके बाद PCl5 का हाइड्रोलिसिस करना है, काफी फेमस रिएक्शन है, H और 2 Cl है, तो 2HCl, बच क्या गया, बच गया POCl3। अब फर्दर और हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए POCl3, तो 3 Cl है, तो 3 HCl तो बाहर निकलेगा ही। अब 3 H लाए कहां से, यहां पे 3 H लाने के लिए अगर मैं यहां 3 लगा देता हूं तो 6 हो जाते हैं, कोई बात नहीं, 3 तो उसमें काम में आ गए, 3 H बच गए, तो H3 P, ऑक्सीजन कितना, 1 ये रहा और 3 ये रहे, तो H3PO4। अभी अभी आप पढ़कर आए H3PO4, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ये इसमें तैयार हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, 11th, यहां पे Fe3+, काफी फेमस रिएक्शन है। जनरली हर केस में कोई जो रिएजेंट्स हमने पढ़े वो सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ही पढ़े हैं, लेकिन मॉइस्ट SO2, दिस इज मॉइस्ट SO2 रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ये आयरन को 0 से 0 गलत बोला मैंने, आयरन को +3 से, ऑक्सीजन स्टेट +3 है, +2 रिड्यूस कर देता है। ठीक है, 3 से 2 रिड्यूस कर देता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, और खुद ऑक्सीडाइज जब ये होंगे तो SO4 सल्फेट आयन में ही कन्वर्ट होगा, क्योंकि यहां पे अगर आप सल्फर के ऑक्सीजन स्टेट देखें तो +4, तो ऑक्सीडेशन के बाद तो हाईएस्ट +6 ही आ सकती है। अब बात करते हैं रिएक्शन को बैलेंस करने की। यहां से यहां तक का डिफरेंस, इसको मैं अगर हटा दूं, ठीक है, तो अब आप यहां देखिए Fe से Fe का डिफरेंस ऑक्सीजन स्टेट का 1 का है, कुछ नहीं करना, 4 से यहां पे 6 2 का डिफरेंस है, तो दूसरी जो रिएक्शन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां पे भी 2 लगा दीजिए और यहां पे भी 2 लगा दीजिए। नाउ अब आप चेक कीजिए ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, H से, इससे तो अभी कोई लेना देना नहीं है, बाद में हम ले आएंगे इसको। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे पूरे करने के लिए यहाँ पे आपको 2H2O लिखना ही पड़ेगा। जैसे आप 2H2 लिखते हैं यहाँ पे 4H हो जाते हैं,
तो आपको इस साइड पे H को बैलेंस करने के लिए 4H प्लस आयंस इधर लिखने होंगे। अब आप चेक कर सकते हैं 4H प्लस आयंस एंड 4 8 -2 6 प्लस एंड here is 6 प्लस, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो दैट इज द रिएक्शन दैट एक्सप्रेसेस दैट शोज moist SO2 is reducing in nature. Now next NO and O3, ये जो जेट्स होते हैं उनका जो एग्जॉस्ट होता है उसमें ये ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, +2 ऑक्सीजन स्टेट में, दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। फाइन, तो नाइट्रिक ऑक्साइड जब ओजोन के कांटेक्ट में आता है तो ऑक्सीजन इधर NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है और ये O2। इस तरीके से एग्जॉस्ट से जो ऑक्साइड्स निकलते हैं नाइट्रोजन के वो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देते हैं। तो ये वो रिएक्शन है, ध्यान रखें। Cl2 and NaOH, Cl2 and NaOH काफी फेमस रिएक्शन है। डाइल्यूट एंड कोल्ड, कंसंट्रेटेड एंड हॉट। तो ध्यान रखें, सबसे पहले ये एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, याद रखिए डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। मैं कलर फिर चेंज करूंगा, इस बार हम कलर ले लेते हैं ये वाला डिसप्रो, इसका चेंज नहीं हुआ है, ये लीजिए। नाउ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये भी डिसप्रोपोर्शनेशन है, ये भी डिसप्रोपोर्शनेशन है। डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है सेम ही स्पीशीज ऑक्सीडाइज भी हो जाए, सेम स्पीशीज रिड्यूस भी हो जाए। नाउ अब इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले प्रोडक्ट ध्यान रखिए, NaCl से रिएक्शन करके एक NaCl बनाता है और क्योंकि डाइल्यूट कंडीशंस हैं तो NaOCl बनता है जिसमें Cl की ऑक्सीजन स्टेट +1 आ जाती है, हम देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे Cl -1 है। अगर कंसंट्रेटेड कंडीशन हो तो बनता तो एक NaCl ही है, साथ में कंसंट्रेटेड कंडीशन में ऑक्सीजन स्टेट और ऊपर चली जाती है NaClO2, मतलब कि NaClO3 जिसके अंदर इसकी ऑक्सीजन स्टेट +5 आपको देखने को मिलेगी, ये चीज बनती है। राइट, तो ध्यान रखिए डाइल्यूट एंड कोल्ड में ये होगा और हॉट एंड कंसंट्रेटेड में ये होगा। दोनों ही Cl काम में आएंगे, मतलब कि हमें Cl को 2 बार लिखना होगा। मैं लिख देता हूं क्योंकि सेम ही Cl ऑक्सीडाइज भी होगा, सेम ही Cl रिड्यूस भी होगा। दोनों जगह पर अगर आप Cl की ऑक्सीजन स्टेट देखें तो यहाँ पे Cl की ऑक्सीजन स्टेट 0 है, यहाँ पे भी Cl की ऑक्सीजन स्टेट 0 या -1 है और यहाँ है। तो 0 से पहला वाला -1 आ गया, रिडक्शन हो गया, और 0 से +1 आ गया, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। एक Cl2 और साथ में लेके चल रहे हैं। ये ध्यान रखना, डिसप्रोपोर्शनेशन है, एक ही चीज ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होती तो रिएक्टेंट को 2 बार लिखना होता है। नाउ अब बैलेंसिंग की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इस सेट की अगर मैं बात करूं तो 2 है, इसके आगे 2 लग रहा है, यहाँ 1 ही है, तो इसके आगे आप 2 लगा दीजिए। सेम इस Cl2 से अगर मैं इसको बैलेंस करूं, फर्स्ट 2 फिर ये नेक्स्ट 2, तो यहाँ पे भी 2 लग रहा है तो इसके आगे आप 2 लगा दीजिए। नंबर 1 ये हो गया तैयार। नाउ अब ऑक्सीजन स्टेट का डिफरेंस देख लीजिए। यहाँ पे अगर आप देखते हैं 2 Cl है, 0 0 वाले हैं, और यहाँ पे 2 Cl है, -1 -1 के 2 हो जाएंगे, तो मतलब 2 का डिफरेंस है। यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे अगर हम चेक करें तो यहाँ पे भी 0 और +1 है, तो मतलब 2 है, मतलब 0 ही है टोटल, और यहाँ +1 के 2 हो जाएंगे, तो +0 0, यहाँ पे 2 Cl से +2, तो 2 का ही डिफरेंस है, तो डिफरेंस तो दोनों के सेम हो गए, तो किसी को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या किया जाए, अब हम आगे देखते हैं। अब ऑक्सीजन को देख लिया जाए। अब क्योंकि डिफरेंस तो सब सही है, अब ऑक्सीजन Na, अब Na को देखिए तो 2 × 2 4, तो यहाँ पे आप क्या लगा देंगे 4। अब 4 Na जस्टिफाई हो गया, ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे 4, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही नजर आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या लगा देंगे 3H2, जिससे कि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो जाए और वो ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन से जस्टिफाई हो जाए। मेरे हिसाब से ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाती है। अब आप चेक कर सकते हैं रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं है। Cl2 Cl2 NaOH, आप चाहें तो इसको मिलाकर भी लिख सकते हैं, तो 2 Cl2 4 NaOH 2 NaCl 2 NaClO3 एंड 3H2O। H को आप जरूर देख लें एक बार, H आ रहे हैं आपके पास 6, जबकि यहाँ पे आ रहे हैं 4, तो यहाँ पे हमें 2 लगाना है। अब बैलेंस्ड है, क्यों? क्योंकि 2 ऑक्सीजन यहाँ पे थे तो 2 यहाँ पे, 4 अब हुए हैं। अब अगर आप देखें तो 2 2 2 2 एंड 4 सिंपलेस्ट रेशियो कट सकता है और रिएक्शन निकल कर आ सकते हैं। बाकी रिएक्शन बैलेंस्ड है, बिल्कुल बैलेंस्ड है। आप चाहें तो सिंपल रेशियो काट सकते हैं। ओके, अगली रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। अगली रिएक्शन देखिए, 15th रिएक्शन है, मैं इसको वापस से लिख दूंगा। ठीक है, 15th रिएक्शन वापस लिख दूंगा, मैं इसको और डिटेल में समझाता हूं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जैसे ये Cl2 है, तो मैंने क्या किया है, Cl2 लिखा, NaOH तो है ही है, फिर Cl2 लिखा, जिससे आपको और अच्छे समझ में आए। ये चीज आप ऊपर भी अप्लाई कर लेना। एक प्रोडक्ट कौन है, NaCl, और दूसरा कौन है, NaOClO2। सबसे पहले वाले का पेयर इस पहले वाले के साथ बना लो, दूसरे वाले का पेयर दूसरे वाले के साथ बना लो, पेयर्स बन गए। नाउ 2 Cl है तो इसके आगे आप 2 लगा देंगे, 2 Cl है इसके आगे 2 लगा देंगे। सेम स्टेप ऊपर आप लगा लीजिएगा। डन, पहला केस। नाउ अब समझे, Cl लग चुके हैं 2 2। ओके, अब यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट एक Cl की भी 0 है और 2 की भी 0 है, और यहाँ पे एक Cl की -1 है लेकिन 2 की -2 हो गई, तो 0
से -2, मतलब 2 का डिफरेंस है। 2 का डिफरेंस है तो जो दूसरी रिएक्शन है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इसको जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अब यहां पे 4 हो जाएगा, यस और नो, राइट। तो यहां पे 4Cl और यहां पे 5 6 4 5 6 जस्टिफाइड। अब यहां पे आइए, यहां पे वही Cl का सीन था, 0 ही था, और यहां पे अगर आप देखें तो ऑक्सीजन स्टेट आ रही थी 5। एक Cl की थी, पर इससे पहले अभी हमने 2 Cl लगाए थे, ये तो बाद में आए। तो जब 2 Cl थे तो वो +10 हो गया था। ओके, तो 0 से 10 का डिफरेंस 10 का है, करेक्ट है। तो जब ये 10 का डिफरेंस है तो इस रिएक्शन के आगे आप 10 लगा देंगे और यहां पे 10 लगाएंगे, इंटू 2 करेंगे, तो 10 × 2 यहां पे हो जाएगा 20, करेक्ट। तो ये 10Cl2, ये सारी चीज आपके सामने आ गई। अब बात करते हैं NaOH की। तो NaOH 20 तो यहां पर है और 4 यहां पे 24, तो आप इसके आगे क्या लगा देंगे 24 Na। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन देखिए जरा, यहाँ पे 24 ऑक्सीजन है, यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 12 ऑक्सीजन है, 24 यानी कि 24 करने के लिए 12 H2O और जोड़ने होंगे तो 12 ऑक्सीजन आकर जुड़ गई। अब अगर आप इसको मिलाकर लिखें दैट इज 12Cl2 10N2 24 NaOH 20 NaCl 4 NaClO3 मिलाकर लिख दिया और 12 H2O। फाइन, कई सारे तरीके से बैलेंस कर सकते हैं हम, कई सारे तरीकों से। ये सबसे इजी तरीका मैं आपको बता रहा हूं, राइट। अब अगर आप यहां पे देखें तो 12, तो यहां पे Cl2 12 से अगर हम काटें तो नहीं कट सकता, लेकिन 2 से कर दें तो 6Cl2 12 NaOH 10 NaCl twice NaClO3 एंड 6 H2O। अगर अभी आप देखें तो 2 से फिर डिविजिबल है, तो यहां पे 3Cl2, यहां पे 6 NaOH, यहां पे 5 NaCl, यहां पे NaClO3 और यहां पे 3 H2O। आप चाहें तो देख सकते हैं रिएक्शन फुली बैलेंस्ड है, राइट। आप कोई भी सेट उठा के देख लीजिए, बिल्कुल रिएक्शन बैलेंस आपको मिलेगी। 6 Cl है, यहाँ पे 5 और एक 6 Cl है। ऑक्सीजन को चेक कर लीजिए, 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे देखिए 3 and 3 6, हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन 6 है। रिएक्शन इज बैलेंस्ड। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ओके, अब जो रिएक्शन नीचे लिखी हुई थी वो रिएक्शन थी Cl2 + CaOH होल ट्वाइस। गाइस ये रिएक्शन बहुत फेमस है। इसमें क्लोरीन की स्लेक लाइम से रिएक्शन करते हैं और ब्लीचिंग पाउडर बनता है, राइट। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो CaOCl होल ट्वाइस होता है। उसके अलावा कैल्शियम Cl से जब रिएक्शन करेगा तो एक कंपाउंड CaCl2 भी बनता है। अब यहां पे अगर हम देखें तो CaOCl का होल ट्वाइस CaCl2, तो 4 क्लोरीन हो रहे हैं, यहाँ पे 2 ही है तो ये 4 क्लोरीन हमने बना दिए। नाउ 4 क्लोरीन जस्टिफाइड है। ऑक्सीजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन 2 यहाँ पे काम में आ चुके हैं। कैल्शियम 2 बार काम में आ रहा है तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, राइट। तो ऑक्सीजन कितने हो गए 4, 2 काम में आ चुके हैं, 2 बच गए तो 2 H2O, 4 H यहाँ पे नजर आई गए आपको। रिएक्शन इज बैलेंस्ड और ये मेन कंपोनेंट है ब्लीचिंग पाउडर का। अगर आपसे पूछा जाए ब्लीचिंग पाउडर का कंपोजिशन बताइए तो सबको लिख दीजिएगा, वाटर, हाँ क्लोरीन गैस को छोड़कर बाकी सबको अगर आप लिख देते तो दैट इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, फाइन। और नहीं तो ब्लीचिंग पाउडर का एग्जैक्ट फॉर्मूला ये है जो आपके सामने लिखा हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, I-O2H+। अगर अब हम यहां पे बात करें, ये रिएक्शंस काफी इजी है गाइस। तो I-O2H+, अब I- ऑक्सीजन और H+ के साथ रिएक्शन हो तो आप देखिए ऑक्सीजन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो 0 ऑक्सीजन स्टेट में, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट में। ऐसा नहीं होता, फॉन्सल ब्रेसाई के हिसाब से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट में रहना पसंद करता है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है तो नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट में रहना पसंद करेगा, और जो ये है ये O2 बना लेगा, और जो ऑक्सीजन है वो नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट में आ जाएगा। नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट में लाने के लिए आप H2O लिख सकते हैं जिसमें -2 आ सकता है और ये 0। अब इस रिएक्शन को एक बार हम बैलेंस करके देख लेते हैं। तो I2 तो यहाँ पे 2 लगा लीजिए, H2O तो यहाँ पे आप पहले तो 2 लगाइए और यहाँ पे 4H लगाइए। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2I2 ले लेते हैं और यहाँ पे 4I- लगा देते हैं। तो 2I2 हो गया, ट्वाइस H2O हो गया, 4 - 4 प्लस बैलेंस्ड, और ऑक्सीजन -2 में भी आ गया। डन गाइस। नाउ फ्लोरीन 0, क्लोरीन 0, दोनों नॉन मेटल्स हैं, साथ में जुड़ जाएंगे तो ClF3 बन जाएगा। ClF3 2 लगा दो यहाँ पे तो 2 Cl जस्टिफाइड, फ्लोरीन हो गए 6 तो यहाँ पे लगा दीजिए 3, ClF3 ये बनता है। कभी कभी स्टूडेंट्स ये पूछते हैं FCl3 भी तो बन सकता था, F को सेंटर में ले लेते, Cl को अरेंज कर लेते। होता नहीं है क्योंकि फ्लोरीन बहुत छोटा है, Cl बहुत बड़े हैं तो अकोमोडेट ही नहीं हो पाते। इसीलिए
छोटा एटम जो होता है वो टर्मिनल पोजीशन पे आता है और बड़ा सेंटर में आता है, इसीलिए बड़ा सेंटर में है और चारों तरफ फ्लोरीन अरेंज हो गया। फ्लोरीन सेंटर में रखे चारों तरफ Cl अरेंज नहीं हो सकता, क्योंकि फ्लोरीन का साइज एक्सेप्शनली स्मॉल है और अपने चारों तरफ बड़े एटम्स अकोमोडेट नहीं कर सकता। F2NH2O -2NO, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो नेगेटिव में, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो 0, नॉट पॉसिबल। तो शिफ्टिंग में O2 बन गया, 0 ऑक्सीजन स्टेट आ गई, और 2HF बन गया जिसमें फ्लोरीन -1 में आ गया। तो एक्सचेंज हो गए, यहाँ पे आप लिख लीजिए 2 लगा लीजिए, यहाँ पे भी 2 लगा लीजिए, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4HF। तो 4H 4F बन गया और ऑक्सीजन बाहर निकल गई। NH3Cl2 NH3Cl2 बहुत फेमस रिएक्शन है। Cl2 अगर ये एक्सेस में है और ये एक्सेस में है तो स्टूडेंट काफी कंफ्यूज रहते हैं कैसे प्रोडक्ट पहचानना है, कैसे करना है। मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ, आप इसको देखिए, आपको याद भी हो जाएगी, ध्यान भी रहेगा। NH3Cl2, ये Cl2 एक्सेस में, तो N के साथ भी एक्सेस में जोड़ दो। तो जब Cl2 N के साथ जुड़ता है तो क्या बन सकता है? NCl3, NCl5 तो होता ही नहीं, नाइट्रोजन इज अनेबल टू एक्सपैंड ऑक्टेट। साथ में Cl और H जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? HCl। कहानी खत्म हो गई। अब आप चाहो तो बैलेंसिंग कर लो, तो यहाँ पे 2 लगा लो, तो ट्वाइस NCl3, HCl कितने हो गए? 6, तो 6 HCl, तो Cl कितने लेने पड़ेंगे? 6 and 6 12, तो 6 ले लो। ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। अब मान लीजिए ये एक्सेस में है और ये लिमिटेड है। अब जब Cl लिमिटेड है तो Cl कम क्वांटिटी में, ये एक्सेस क्वांटिटी में है, तो Cl इन दोनों में से किसी एक से जुड़ना चाहिए, और एक वो है H। तो ये H से जुड़ेगी और जो बची हुई चीज है नाइट्रोजन गैस, वो बाहर निकल जाएगी। तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गई, 6 H है तो यहाँ पे 3 लगा दीजिए, तो 3 HCl आपको तैयार हो गया। लेकिन क्योंकि अमोनिया एक्सेस में है तो जो HCl ऊपर आपका बना है वो अगेन, क्योंकि अमोनिया एक्सेस में है तो थ्राइस NH3 से रिएक्शन करके थ्राइस NH4Cl बना लेगा। ओके, तो ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली है। तो आप ये ध्यान रखें कि 2 NH3 यहां पर है, 3 यहां पर है, और ये रिएक्शन फिर फर्दर आगे चली जाती है। मैं फिर एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान दीजिए, क्योंकि यहां पे ये एक्सेस में है तो Cl H जुड़ेगा, तो 6, सॉरी यहां मैंने ये लिख दिया, बैलेंसिंग क्या है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6, क्योंकि 6H है, 6Cl है और N2। अब यहाँ पे अगर 6H होंगे तो यहाँ पे 6 अमोनिया रिक्वायर्ड होगा, और एसिड और बेस, क्यों अमोनिया वापस आए? क्योंकि एक्सेस में, दोनों रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेंगे। अब अगर आप ओवरऑल रिएक्शन लिखते हो, ये वाली, अब अगर आप ओवरऑल रिएक्शन लिखते हो इन दोनों को मिलाकर, ठीक है, तो यहां से जो चीज कॉमन है उसको आप हटा दीजिए। तो यहां पर अगर आप देखें इस रिएक्शन को, देखिए इन दोनों को, फाइन, तो 2 NH3 and 6 NH3 मतलब 8 NH3, 6 and 2 8, 6 HCl से 6 HCl तो कैंसिल हो गया, थ्राइस Cl2, यहां पे थ्राइस NH4Cl और ये N2 गैस। एनसीईआरटी में रिएक्शन डायरेक्ट लिखी है, मैंने आपको थोड़ा सा तोड़कर समझाई है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। बोर्ड्स के हिसाब से अगर आप डायरेक्ट ये रिएक्शन पे याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट लास्ट देखेंगे, यहां पे देखिए XeF2 + H2 हाइड्रोलिसिस करना है आपको। हाइड्रोलिसिस में H और F से जुड़ जाए तो क्या बनेगा? 2HF। डन। H F से जुड़ जाए तो 2HF। ज़ेनॉन अकेला बाहर और ये ऑक्सीजन अकेला बाहर। डन, ये दो गैसेस बाहर निकल गई। ये रिएक्शन आपके सामने पूरी बैलेंस्ड है। सिमिलरली XeF6 का अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो क्या बनेगा? फ्लोरीन 6 3H2O है तो सीधा आ गया 6HF 6H 6F प्लस XeO3 XeO3, ये भी अपना तैयार हो गया। नाउ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसमें क्या होगा गाइस, इसकी एक ट्रिक है बहुत बेहतरीन, वो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान रखिएगा। आप बस एक चीज ध्यान रखिए कि यहाँ पे 6 आता है, ठीक है। इतना एक्सप्लेनेशन देने का भी समय नहीं है कि मैं आपको टेक्निक्स बताऊं सारी, बस ट्रिक से ध्यान रखो कि यहाँ पे 6 आता है, बाकी काम अपना हो जाएगा। अब प्रोडक्ट्स क्या? प्रोडक्ट्स जो ऊपर और नीचे आए वो सारे होंगे, मतलब कि HF भी होगा, Xe भी होगा, O2 भी होगा और XeO3 भी होगा। ये चारों आ गए ना, सारे आ गए। अब ना बैलेंस तो करो, तो ज़ेनॉन कितने हैं? 6। अब 6 ज़ेनॉन है तो ज़ेनॉन को बैलेंस करो। ऑक्सीजन का नंबर सेम रखने के लिए यहां पे अगर मैं 2 लगा देता हूं तो 6 ऑक्सीजन हो गए, तो यहां पे 3 लगा दो, तो देखो 6 ऑक्सीजन हो गए, 3 + 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का नंबर सेम रखने के लिए यहां 2 लगा दिया, यहां 2 लग गया तो यहां पे 4 लग जाएगा, 6 पूरे हो गए। अब ऑक्सीजन की अगर आप बात करें तो 6 and 6 ऑक्सीजन पूरे हो गए, तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 6 and 6 12। अब 12 ऑक्सीजन लाने के लिए यहाँ पे आपको मजबूरन ये लिखना होगा। अब 12 2 24 एंड 24 6 4 24, ये 24 HF। अब आप देख सकते हैं पूरी रिएक्शन ऑटोमेटिकली बैलेंस होकर आपके सामने आ गई है। ओके नाउ इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एंड हो जाएगा अपना।
देखिए नोबल गैसेस की कुछ रिएक्शंस हैं। नोबल गैसेस के सामने अगर आप देखें तो कुछ कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, आप इस पे फोकस करें। अगर यहां नॉन मेटल है तो नॉन मेटल हमेशा फ्लोरीन ले लेगा या दे देगा। इस बात पे डिपेंड करता है कि सामने वाला फ्लोरीन किसके साथ अटैच्ड है। यहां तो सब कुछ न्यूट्रल ही है, यहां पे आप देखिए जैसे फ्लोरीन है वो सोडियम के साथ अटैच्ड है, तो सोडियम टेंड्स टू एक्वायर पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट। अब पॉजिटिव कब आ सकता है, जब फ्लोरीन यहां से हट जाए। तो अगर यहां से मैं फ्लोरीन हटा दूं तो क्या बचेगा, Na+। अब वो जो फ्लोरीन माइनस था वो इसके साथ आपको जोड़ देना है, तो XeF7-। सेम ये सब एग्जाम की क्वेश्चन है, K+ और XeF7-। अब क्योंकि ये नॉन मेटल है, ये फ्लोरीन देगा नहीं, ये फ्लोरीन लेगा। अब क्योंकि ये फ्लोरीन लेगा तो फ्लोरीन इसमें से निकलेगा, तो XeF3 पॉजिटिव, और इसने ले लिया तो SbF6-। हमेशा नेगेटिव जो स्पीशीज आती है उसको हमेशा पीछे लिखा जाता है। तो ध्यान रखिए मेटल्स हो तो यहां से फ्लोरीन जाएगा सामने वाले के पास, राइट। नॉन मेटल हो तो वो ले लेगा। तो ये फिक्स्ड एग्जांपल्स ही हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं। लास्ट 2 एग्जांपल्स, XeF4 है, O2F2 है। O2F2 जो होता है बहुत ही अच्छा फ्लोरिनेटिंग एजेंट होता है और तुरंत किसी स्पीशीज को फ्लोरीन सप्लाई कर देता है। तो जैसे इसके सामने ये स्पीशीज आई तो इस स्पीशीज ने सामने वाले के 4 फ्लोरीन तो थे ही, 2 फ्लोरीन और सप्लाई कर दिए, तो XeF6 और अकेला ऑक्सीजन बाहर। याद रखने लायक रिएक्शन है। और Xe और PtF6, नील बार्टलेट को जो पहला आइडिया मिला था नोबल गैसेस के कंपाउंड्स बनाने का वो इसी रिएक्शन से मिला था। तो सिंपली बस दोनों को जोड़कर कॉम्प्लेक्स बना देना है। तो यहां पे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो Xe पॉजिटिव PtF6-। Xe पॉजिटिव PtF6- पॉजिटिव और नेगेटिव, और यहां पे ये कुछ रेड कलर का कंपाउंड बना था, रेडिश ब्राउन टाइप का कंपाउंड ये बना था। तो कुल मिलाकर ये तो रिएक्शन जो मैंने अभी आपको बताई इस जगह पर, ये तो ध्यान रखने वाली ही है। इनमें कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट तो हम नहीं लगा सकते, हाँ, लेकिन ट्रिक्स के थ्रू आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, तो ये सारी रिएक्शंस हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। Xe पॉजिटिव PtF6-। डन। सो गाइस यहां पे हमारा बिल्कुल P ब्लॉक कंप्लीट हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्विक रिवीजन अच्छे से समझ में आया होगा। चैप्टर देखिए गाइस बहुत लेंथी है। अब इतने लेंथी चैप्टर को इतने टाइम में ही समराइज किया जा सकता था। मैंने पूरी कोशिश की है पास्ट ईयर के पेपर्स को इन्वॉल्व करने की। तो आप चाहें तो 2007 से लेकर अब तक जितने क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए सबको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने एक एक क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ पे कवर कर दिया है और एनसीईआरटी की काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को भी मैंने यहाँ कवर किया है। तो इसके साथ हमारा P ब्लॉक का क्विक रिवीजन पूरा हो जाता है। आप अच्छे से वीडियोस को देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए। मुझे उम्मीद है एग्जाम्स में इन्हीं में से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और आपका पेपर अच्छा होगा। ओके गाइस, सो इस वीडियो में तो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। जय हिंद।